हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साइंस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है मानव शरीर। तो मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है और सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन जो है ये हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस टॉपिक से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य यानी कि ह्यूमन और इनका वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। तो आंसर हमारा हो जाएगा होमो सेपियंस। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको कुछ यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके एग्जाम से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो तंत्रिका तंत्र का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कि आंतरिक अंग यानी इंटरनल ऑर्गन जो है इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें। तो ये होता है मेरुमज्जा यानी कि मेडुला ओब्लंगाटा। जो मेडुला ओब्लंगाटा होता है दोस्तों, ये शरीर के आंतरिक अंग यानी कि इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसकी स्थिति कहाँ पर होती है? तो ये पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है। अब आंतरिक अंग कौन कौन से होते हैं? तो हृदय, फेफड़े, अमाशय, ये जितने भी हैं ये हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं। और दोस्तों, इनकी जो गतिविधियां होती हैं जैसे कि लार आना, उल्टी आना, हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट, आहार नाल के क्रमानुकुंचन तथा अन्य अनेक अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं इनको नियंत्रण करने का कार्य करता है और इसको माइलेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ पर होती है? तो हमारे शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है ये होती है जबड़े में स्थित। जबड़े में इसकी स्थिति कहाँ पर होती है? तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो हमारे जबड़े के 2 भाग होते हैं, ऊपरी जबड़ा और दूसरा होता है निचला जबड़ा। तो जो ऊपरी जबड़ा होता है इसको मैक्सिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्सिला। इसको आप याद रखिएगा। और निचला जबड़ा जो होता है इसको कहा जाता है मैंडिबल। तो जो मैंडिबल होती है यानी कि निचला जबड़ा, ये हमारे शरीर की सबसे प्रबल यानी मजबूत अस्थि होती है। और ये जो मैंडिबल है, एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि मनुष्य खोपड़ी की एकमात्र चलित हड्डी कौन सी होती है? तो ये भी होती है मैंडिबल। इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसकी हड्डी सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों, ये होती है जांघ की हड्डी। और इसका नाम क्या है? तो इस हड्डी का नाम होता है फीमर। इसकी स्थिति कहाँ पर होती है? तो ये जो हड्डी है ये जांघ यानी कि थाई में स्थित होती है और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और एक वयस्क मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो एक वयस्क मनुष्य में इसकी जो लंबाई है ये 48 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 48 सेंटीमीटर होती है। अब हड्डी की बात हुई है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे एज अ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये लगभग 300 होती है। और वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 206। अब आप यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है कि नवजात शिशुओं में तो हड्डियों की संख्या 300 होती है लेकिन वयस्क मनुष्य में 206 कैसे होती है? तो दोस्तों, जब जो शिशु होते हैं ये नवजात होते हैं और जैसे जैसे ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं तो कुछ हड्डियाँ जो हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं और इस प्रकार वयस्क होते ही ये जो हड्डियाँ हैं इनकी संख्या 206 बचती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले जो तत्व हैं ये होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। इसको आप याद रखेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इनका परमाणु क्रमांक और प्रतीक क्या होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जो कैल्शियम है इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है और इसको Ca के प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। बात करें फास्फोरस की तो इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है और इसको P से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों
कमजोर हो जाती है। तो दोस्तों वृद्धावस्था की जब उम्र होती है उस समय कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है हमारे शरीर में और जो हमारी हड्डियां हैं ये कमजोर हो जाती हैं। और इस रोग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है ये किस उम्र में होता है? तो वयस्क से वृद्धावस्था की उम्र में ये जो रोग है ये कैल्शियम की कमी के कारण मानव शरीर में उत्पन्न हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो 20 दांत होते हैं ये 2 बार उगते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 20 दांत। अब दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव शरीर में जो दांत हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहले होते हैं कृंतक, दूसरे होते हैं रदनक, तीसरे होते हैं अग्र चवर्णक और दोस्तों चौथे होते हैं चवर्णक। इस प्रकार 4 प्रकार के जो दांत हैं ये मानव शरीर में पाए जाते हैं। और दोस्तों ये इनमें से कृंतक के कितने होते हैं? अगर हम एक जबड़े की बात करते हैं तो 2 कृंतक दांत पाए जाते हैं, 4 होते हैं रदनक, 4 होते हैं अग्र चवर्णक और दोस्तों 6 होते हैं चवर्णक। तो ये हम बात कर रहे हैं एक जबड़े की। और इसी प्रकार दूसरे जबड़े में भी 16 दांत हो जाएंगे तो कुल 32 दांत जो होते हैं ये वयस्क मनुष्य में पाए जाते हैं। और 20 दांत हमने यहाँ पर बात की है कि ये जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कृंतक होते हैं, रदनक होते हैं और अग्र चवर्णक। इस प्रकार आप इनको काउंट भी कर सकते हैं। तो 4 और 4 8 और 2 ये कितने हो गए? 10 हो गए। ये हमने बात की एक जबड़े की। तो इसी प्रकार दूसरे जबड़े में भी 10 दांत हो जाएंगे। तो ये जो 20 दांत होते हैं ये मानव के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितना सोना पाया जाता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में सोना यानी कि गोल्ड भी पाया जाता है। और ये कितना पाया जाता है? तो 0.2 मिलीग्राम ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में हृदय को धड़कने के लिए एक बार में 0.8 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कितने कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में? तो हमारे हृदय में दोस्तों 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो इस प्रकार कितने 4 कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब मानव हृदय से जुड़े हुए कुछ फैक्ट को देखेंगे जो कि एज अ क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? तो ये लगभग 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वयस्क मनुष्य की। तो एक वयस्क मनुष्य का जो हृदय है ये एक बार में लगभग 72 बार धड़कता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों हमने अभी फैक्ट में देखा कि मनुष्य का जो हृदय है ये एक बार में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में भी एक ब्लड बैंक होता है। ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लीहा, स्प्लीन या फिर दोस्तों इसी को ही तिल्ली कहा जाता है। कई बार एग्जाम में लिखा ऑप्शन में आपको मिलेगा तिल्ली। तो प्लीहा, स्प्लीन या फिर जो तिल्ली है ये हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो RH फैक्टर और इसके खोजकर्ता थे दोस्तों लैंडस्टीनर एवं वियनर। तो आंसर हमारा हो जाएगा लैंडस्टीनर एवं वियनर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। तो हमारे शरीर में जो रक्त की मात्रा है ये औसतन 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वदाता रक्त समूह यानी कि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल डोनर की। तो ये होता है O होता है। कौन सा होता है? O होता है। हमारे शरीर में कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं और उनमें से जो O होता है ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अब क्यों कहलाता है इसका कारण भी हम जानेंगे। तो O रक्त समूह जो है इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना जो ब्लड है ये डोनेट कर सकता है। तो इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर क्या होता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो दोस्तों ये होता है AB। AB क्यों होता है, इसका कारण हम जान लेते हैं। तो AB रक्त समूह के जो व्यक्ति होते हैं इनमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए ये सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है ये किससे होता है? तो दोस्तों ये होता है प्रोटीन से। इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो लेक्चर में लिए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने की इनकी जो प्रोबेबिलिटी है ये भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो हमारे शरीर में जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया है ये हमारी आहार नाल में होती है और दोस्तों आहार नाल का जो प्रारंभिक हिस्सा होता है ये मुख होता है। तो हम कह सकते हैं भोजन का जो पाचन है ये कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये मुख से यानी कि मुख गुहा से होता है। अब चलिए दोस्तों हम भोजन के पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसको जान लेते हैं। तो भोजन का जो पाचन है ये मुख से शुरू होता है, हम मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके बाद जो भोजन है ये ग्रसनी ग्रसिका, जिसको हम संयुक्त रूप से ग्रास नली कहते हैं, इसमें जाता है। इसके बाद भोजन जो है ये आमाशय में जाता है। इसी के साथ में जो यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय है ये हमारे शरीर की सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं और ये जो सहायक पाचक ग्रंथियां हैं ये क्या कार्य करती हैं? तो ये एंजाइम को स्रावित करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं जिनका ये स्रावण करती हैं, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद जो आमाशय के बाद भोजन है ये छोटी आंत में, बड़ी आंत में और इसके बाद एनस यानी कि गुदा द्वार के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है जिसको हम ब्रेन कहते हैं इसका वजन कितना होता है? तो ये 1350 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है ये होती है तंत्रिका तंत्र। क्या होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना जो आंसर है ये तुरंत कमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ये हमारी त्वचा यानी कि स्किन होती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ हार्मोन का श्रावण कहाँ से होता है? तो जो ग्रोथ हार्मोन है इसका श्रावण हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से होता है। ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित होती है? तो ये हमारे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में स्थित होती है और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पीयूष ग्रंथि जो है ये किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये कैसी ग्रंथियां होती हैं? तो वो ग्रंथियां जो कि अपने एंजाइम का श्रावण जो है ये सीधे रक्त में करती हैं। कहाँ पर करती हैं? सीधे रक्त में अपने एंजाइम को श्रावित करती हैं। ऐसी ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि जो है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका वजन कितना होता है? तो लगभग 0.5 ग्राम इसका वजन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्यता का जो अध्ययन है ये कहलाता है कैलोलॉजी। क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियाँ यानी कि रिब्स की संख्या क्या होती है? तो जो पसलियाँ हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है और अगर संख्या में हम बात करते हैं तो ये होती हैं 24 होती हैं और 12 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो हमारे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है ये क्या होता है? तो ये प्रामस्तिष्क होता है जिसको हम सेरेब्रम भी कहते हैं। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पर होती है। तो जो प्रामस्तिष्क है आप देख सकते हैं ये इस हिस्से में होता है और ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी यानी कि ह्यूमन स्किल में हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है तो ये होती है 8। आपका आंसर क्या होगा? 8 होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, सिर वर्ड जुड़ जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा 29 हड्डियां। ये 29 हड्डियां किस प्रकार से होती हैं? तो दोस्तों हमारे चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 14। ये जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं यानी कि
दोनों कान की हम बात करें तो 6 हड्डियां पाई जाती हैं। गर्दन में एक ही हड्डी पाई जाती है। और दोस्तों इसी के साथ में खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 8 हड्डियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से इनको आप काउंट भी कर सकते हैं। ये कुल कितनी हड्डियां हैं, तो 29 हड्डियां हैं जो कि सिर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो मांसपेशियां हैं इनकी कुल संख्या पाई जाती है 639 यानी कि 639। ये जो मांसपेशियां हैं ये हमारे शरीर में कुल संख्या में पाई जाती हैं। अगर आपसे एग्जाम में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो दोस्तों जो ग्लूटस मैक्सिमस है, कौन सी, ग्लूटस मैक्सिमस, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेल्सियस में तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो ताप नियंत्रक ग्रंथि होती है ये होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है ये कितनी होती है, तो ये होती है 46। अगर हम बात करते हैं जोड़े में तो कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, तो दोस्तों ये 23 जोड़ी पाई जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं पुरुष और महिला में तो दोस्तों 22 जोड़े क्रोमोसोम्स जो हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र हैं ये एक समान पाए जाते हैं पुरुष में और महिला में। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं एक क्रोमोसोम वो कौन सा होता है, तो दोस्तों पुरुष में पाया जाता है XY क्रोमोसोम और महिला में पाया जाता है दोस्तों XX क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम है ये ही लिंग निर्धारण का कारण होता है पुरुषों में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहा गया है लिंग निर्धारण होता है। तो जो लिंग का निर्धारण है ये किससे होता है, तो दोस्तों ये होता है पुरुष क्रोमोसोम से। कारण मैं अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का कितना प्रतिशत होती है। तो इससे पहले दोस्तों हम प्रीवियस एक क्वेश्चन में जान चुके हैं कि हमारे शरीर में औसतन कितना रक्त पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 5 से 6 लीटर। और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त की मात्रा है ये हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है, तो दोस्तों ये होती है हमारे शरीर का 7%। आंसर हमारा हो जाएगा 7%, 7%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो रक्तचाप मापने का जो यंत्र है इसको क्या कहा जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों इसको रेड ब्लड सेल्स या फिर आपको सेल्स की जगह कॉर्पोसेल्स भी लिखा मिल सकता है। तो इनका जो निर्माण है ये कहाँ पर होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोन मैरो। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक भ्रूण अवस्था में जो रेड ब्लड सेल है इनका निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, यकृत यानी कि जो लीवर है इसमें भ्रूण अवस्था में जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है। तो जो लाल रक्त कण है इनको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इनको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो जो टिबिया नामक हड्डी है ये कहाँ पर पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। और पैर में ही दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, इसका नाम क्या है, फीमर है। ये जो फीमर हड्डी है ये भी कहाँ पर पाई जाती है, तो पैर में ही पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो जल की मात्रा है ये कितनी पाई जाती है, तो ये 65 से 80% की मात्रा में जो जल है ये हमारे शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है। तो हमारे दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दोस्तों जो कैल्शियम और फास्फोरस तत्व हैं ये हमारे दांतों और हड्डियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल है इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है।
क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे। और अमीनो अम्ल दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्रोटीन की जो मूल संरचनात्मक इकाई है ये भी कहा जाता है एमिनो अम्ल के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये होती है यकृत, यानी कि जो हमारा लीवर है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दोस्तों इसको ही जिगर या फिर कलेजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिगर या फिर कलेजा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है। तो जो विटामिन ए है इसका संचरण कहाँ पर होता है? तो ये भी होता है हमारे यकृत यानी कि लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है ये कौन सी होती है? तो दोस्तों ये होती है पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि है इसको ही पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है या फिर इसको ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लार या जिसको हम सलाइवा कहते हैं इसमें पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो लार में मुख्यतः कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। और ये जो टाइलिन एंजाइम है ये क्या कार्य करता है? तो जो टाइलिन एंजाइम है ये स्टार्च का ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है टाइलिन एंजाइम। इसके अलावा दोस्तों एक और मुख्य एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। और ये क्या कार्य करता है? तो ये जो एंजाइम है ये जीवाणुनाशी होता है। हमारे भोजन करते समय बहुत से छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं ये हमारे भोजन के साथ में हमारे मुख में चले जाते हैं और लार में ये जो एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम ये उन जीवाणुओं का नाश कर देता है, इसीलिए इसको जीवाणुनाशी एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रक यानी किडनी का वजन कितना होता है। तो जो ब्रक है यानी कि किडनी इनका वजन कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 150 ग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इनका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं या फिर सेल्स की जगह मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कॉर्पोसल्स भी आपको लिखा मिल जाता है। तो जो वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स हैं इनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। इनके नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि यानी कि स्मॉल ग्लैंड होती है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर क्या होती है। तो स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की जो दर है ये होती है लगभग 16 से 18 बार। कितनी होती है? 16 से 18 बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल क्या होता है। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इनका जीवन काल होता है 204 दिन या फिर दोस्तों आपको 1 से 4 दिन भी यहाँ पर लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है ये कहा जाता है कोशिका के लिए। किसके लिए कहा जाता है? कोशिका, जिनको हम सेल भी कहते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में एज अ क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। तो कोशिका की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। कब की गई? तो 1665 ईस्वी में की गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों कोशिका सिद्धांत की। तो जो कोशिका सिद्धांत है ये स्लाइडिन और श्वान के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? तो 1839 में ये जो कोशिका सिद्धांत है ये स्लाइडिन और स्वान के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ये है ऑक्सीजन। इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 65% की मात्रा में जो ऑक्सीजन है ये हमारे शरीर में पाई जाती है। अब दोस्तों मानव शरीर में कुछ तत्व हैं जो कि प्रधानता में पाए जाते हैं, इनको हम जान लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है ये 65% की मात्रा में पाई जाती है। कार्बन कितने प्रतिशत की मात्रा में पाया जाता है? तो ये 18% की मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन कितने प्रतिशत की मात्रा में पाया जाता है? तो ये 10% की मात्रा में। नाइट्रोजन 3.2% की मात्रा में। कैल्शियम जो है ये 1.5% की मात्रा में। और फास्फोरस तत्व जो है ये 1.2% की मात्रा में पाया जाता है। तो ये कुछ प्रधान तत्व हैं जो कि हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है ये हमारे शरीर में कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये होता है हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आंसर हमारा
हमारा हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक वयस्क मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी होती है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो एक वयस्क मनुष्य में स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की जो लंबाई है ये लगभग 6.5 मीटर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है दोस्तों इसको कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस की जो प्रक्रिया है इसको तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी कि जो गुर्दे हैं ये सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, तब डायलिसिस की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और ये जो डायलिसिस की प्रक्रिया है इसमें खून का शुद्धिकरण किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पेट में भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होता है। तो हमारे पेट में ऐसा क्या है जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है, तो ये होते हैं एंजाइम। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वोमन कैप्सूल पाया जाता है। तो जो वोमन कैप्सूल है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किडनी में। और किडनी में भी कहाँ पर पाया जाता है, तो दोस्तों हमारी किडनी के ऊपर लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार की आकृति होती है नेफ्रॉन की, और नेफ्रॉन के ऊपर ये जो प्याली नुमा संरचना आपको दिख रही है इसको वोमन कैप्सूल कहा जाता है। और वोमन कैप्सूल जो है ये स्तनधारियों के गुर्दे में नेफ्रॉन पर कप की आकार में एक थैले के आकार में होते हैं जो कि मूत्र बनाने के लिए रक्त का निस्पंदन करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि प्यालीनुमा संरचना होती है, तो प्यालीनुमा संरचना होती है और ये क्या कार्य करते हैं, तो मूत्र बनाने के लिए रक्त का निस्पंदन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली खालिस्तान को कहते हैं। तो कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है ये किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है लाइसोसोम के लिए। अब बात हुई है लाइसोसोम की, तो इसकी खोज कब और किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो लाइसोसोम है इसकी खोज 1955 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो क्रिश्चियन डी ड्रूवो के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, तो जो लाइसोसोम है ये इसमें कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने पर या मृत हो जाने पर ये लाइसोसोम्स में फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम जो है ये अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इस कारण से लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या फिर आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्त एक किस प्रकार का ऊतक है। तो दोस्तों जो रक्त होता है ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक, जिसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दोस्तों अब हम रक्त से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो रक्त है ये मानव शरीर का कितना हिस्सा होता है, तो लगभग 7% होता है। और रक्त जो है ये किस प्रकार का विलयन है, तो ये एक क्षारीय विलयन है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो ये 7.4 होता है। दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। और महिलाओं की तुलना में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना रक्त कम पाया जाता है, तो आधा लीटर रक्त जो है ये महिलाओं में कम पाया जाता है पुरुषों की तुलना में। अब दोस्तों हम यहाँ पर रक्त की संरचना को देखेंगे। तो जो रक्त है ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो ये ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से मिलकर बना होता है। ब्लड सेल्स जो है ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड सेल्स होती हैं। और इन सभी से मिलकर जो रक्त है इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जार्विक 7 क्या है। तो जार्विक 7 ये क्या है दोस्तों, तो ये एक कृत्रिम हृदय है। क्या है, कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है। तो सबसे लंबी पेशी की हम बात कर रहे हैं तो ये होती है सर्टोरियस। कौन सी होती है, सर्टोरियस। और अगर यहीं पे हम बात करते हैं सबसे लंबी मांसपेशी, तो हम पहले देख चुके हैं कौन सी होती है सबसे लंबी मांसपेशी, तो दोस्तों ये होती है ग्लूटस मैक्सिमस। कौन सी, ग्लूटस मैक्सिमस जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है। तो जो मानव मूत्र है ये किसके कारण दुर्गंध देता है, तो ये यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूरिया के कारण। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे शरीर में 3 लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3। तो इनमें सबसे बड़ी लाल ग्रंथि जो होती है ये होती है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी, पैरोटिड ग्रंथि। और ये जो पैरोटिड ग्रंथि है ये कहाँ पर स्थित होती है, तो ये हमारे दोनों कानों के नीचे 1-1 की संख्या में दोनों साइड उपस्थित होती है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पैरोटिड ग्रंथि से। ये जो पैरोटिड ग्रंथि है ये सांप में भी पाई जाती है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सांप में जहर जो है ये किस ग्रंथि में बनता है, तो इसी पैरोटिड ग्रंथि में सांप में जहर बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे छोटी WBC कौन सी है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी
व्हाइट ब्लड सेल की, तो ये कौन सी होती है? तो दोस्तों ये होती है लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। और यहीं पर अगर हम बात करें सबसे बड़ी WBC की, तो ये होती है मोनोसाइट। कौन सी? मोनोसाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? तो दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी शिरा जो होती है ये होती है इंफीरियर। कौन सी? इंफीरियर होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी के जो पिता हैं ये कौन कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन कहे जाते हैं दोस्तों? ये कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों जो हरगोविंद खुराना है इनको DNA से संबंधित खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1968 में ये पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। और ये फैक्ट अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हम पहले देख चुके हैं ये कितने होते हैं? 46 होते हैं। अगर हम जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो जो राइबोसोम है इनको क्या कहा जाता है? तो इनको हमारे शरीर की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो वहां पर आपका आंसर होगा राइबोसोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। तो रक्त का थक्का बनाने में हमारे शरीर के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन के। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के जो है ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टिटेनस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों टिटेनस जो बीमारी है इससे हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो है ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक का टीके की खोज किसने की थी? तो जो चेचक का टीका है इसकी खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। और चेचक जो है दोस्तों ये एक संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो इंसुलिन है इसकी खोज की गई थी वेटिंग एवं वेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? वेटिंग एवं वेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो दोस्तों आंख के रेटिना पर जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान के समय आंख का जो कॉर्निया वाला भाग होता है इसको दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा का कैंसर किस कारण से होता है? तो त्वचा का जो कैंसर है दोस्तों ये होता है सूर्य की परावैंगनी किरणों से। किससे? सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इनसे त्वचा का कैंसर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोशिका की खोज किस अंग्रेज वैज्ञानिक ने की थी? तो जो कोशिका की खोज है ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोसिस बीमारी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो जो सिरोसिस बीमारी है ये मानव शरीर के जो लीवर वाला भाग होता है, जो हमारा लीवर होता है सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है इसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों टाइफाइड इससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों जो हमारी आंतें होती हैं ये इस टाइफाइड से प्रभावित होती हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आगे आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य के मूत्र का pH मान कितना होता है? तो मनुष्य के मूत्र का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 6। कितना होता है? 6 होता है। तो हम क्या कह सकते हैं मनुष्य का मूत्र कैसा होता है? तो ये अम्लीय होता है। किस प्रकृति का होता है? अम्लीय यानी कि एसिडिक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। तो शरीर से हृदय की ओर जो वाहिनियां रक्त ले जाती हैं इनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको शिरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है दोस्तों? तो लगभग 1.5 लीटर जो मूत्र है ये मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन उत्सर्जित होता है। दोस्तों हमने यहाँ पर हृदय की बात की थी कि हृदय से रक्त ले जाने वाली जो वाहिनियां होती हैं, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो वाहिनियां हैं इनको क्या कहते हैं? तो इनको शिरा कहा जाता है। अगर हम इसी के अपोजिट बात करते हैं कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियां हैं इनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको धमनी कहा जाता है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो रक्त का अध्ययन दोस्तों ये कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। और हेमेटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम ह्यूसन जो है इनको हेमेटोलॉजी का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि के बारे में हम प्रीवियस कई क्वेश्चन में देख चुके हैं। और ये जो पीयूष ग्रंथि है ये मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये स्थित होती है हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एलिसा प्रणाली से किस वायरस का पता लगाया जाता है? तो जो एलिसा टेस्ट होता है इससे किस वायरस का पता लगाते हैं? तो दोस्तों इससे एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाते हैं। ये जो एड्स बीमारी है ये एक संक्रामक बीमारी है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में जो रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया है दोस्तों इसको कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहते हैं इसको? डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हृदय में विकार का पता लगाने के लिए हम ECG का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो ECG का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब दोस्तों इस तरीके के कुछ और टर्म्स हैं, इन सभी से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ECG इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसी की जैसे एक और होता है जो होता है EEG, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। और इसका यूज क्यों करते हैं? तो मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर ये क्या होता है? तो हृदय की गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। और सिटी स्कैन ये क्या होती है दोस्तों? तो शरीर के किसी भी भाग में विकृति का पता लगाने के लिए सिटी स्कैन जो है ये टेस्ट किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में औसतन कितनी स्वाद नलिकाएं मौजूद होती हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में कितनी स्वाद नलिकाएं होती हैं? तो ये होती हैं 2000 से 8000। कितनी होती हैं? तो 2000 से 8000 स्वाद नलिकाएं जो हैं ये हमारी जीभ पर स्थित होती हैं। दोस्तों ये जो स्वाद नलिकाएं हैं ये क्या करती हैं? तो ये जो स्वाद नलिकाएं हैं ये खाद्य पदार्थों के स्वाद का हमें ज्ञान कराती हैं। और कितनी औसतन होती है इनकी संख्या? तो 2000 से 8000 के बीच में ये जो स्वाद नलिकाएं हैं ये हमारी जीभ पर स्थित होती हैं। दोस्तों जीभ जो है ये हमारे शरीर का एकमात्र कंकाल पेशी है। जीभ कैसी पेशी है? तो एकमात्र कंकाल पेशी है हमारे शरीर की, जिसके दोनों सिरे दोस्तों हड्डियों से जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि एक सिरा जो होता है ये बस हायोइड बोन से जुड़ा होता है। कौन सी बोन से जुड़ा होता है दोस्तों? तो हायोइड बोन से जुड़ा होता है। और ये जो हायोइड बोन है ये हमारे गले में स्थित होती है। और दोस्तों जो हायोइड है ये हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं? तो ऐसी कौन सी वाहिकाएं हैं जो कि साफ रक्त हृदय से फेफड़ों तक ले जाती हैं? तो दोस्तों ये होती हैं फुफ्फुस शिरा। कौन सी होती हैं? फुफ्फुस शिरा जो है ये साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाने का कार्य करती हैं। और दोस्तों इमेज में आप यहाँ पर हायोइड बोन के लिए देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो दोस्तों एक मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र जो है ये कितना लंबा होता है? तो दोस्तों मुंह से लेकर एनस यानी गुदा द्वार तक जो मानव पाचन तंत्र की लंबाई है, आहार नाल की लंबाई हम इसको कह सकते हैं, तो ये कितनी होती है दोस्तों? तो ये 9 मीटर होती है। अगर आपसे फिट में पूछा जाता है तो लगभग 32 फीट इसकी लंबाई होती है। और जो हमारा मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है दोस्तों इसमें छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो सबसे ज़्यादा यानी कि 6.5 मीटर होती है। इसके बाद बड़ी आंत है, ये कितनी लंबी होती है? तो लगभग 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। और बाकी के जो अन्य ऑर्गन्स हैं इनकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो 1 मीटर के लगभग इन सभी की लंबाई होती है। तो इस प्रकार 9 मीटर का जो हमारा पूरा पाचन तंत्र है ये इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इसको टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो टेंडन कहा जाता है। अब यहीं से एक और क्वेश्चन उठता है कि हड्डियों से हड्डियों को कनेक्ट करने वाले
जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उनको लिगामेंट, हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? तो स्नायु बंधन कहा जाता है। और दोस्तों जो टेंडन है इनको क्या कहते हैं? तो इनको कंडरा कहा जाता है। और ये मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़ते हैं, और हड्डियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है दोस्तों? तो ये लिगामेंट जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त है ये एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है दोस्तों? तो ये 23 सेकंड, मात्र 23 सेकंड का समय लेता है। और रक्त जो है ये हमारे शरीर का एक परिभ्रमण कर लेता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो भोजन का रक्त द्वारा सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये होता है हमारी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। तो जो पित्त है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको वाइल कहा जाता है। और ये कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? तो ये यकृत यानी कि लीवर के द्वारा स्रावित होता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त का थक्का और इसको जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है दोस्तों? तो ये होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन होते हैं। जब हमें चोट लग जाती है, लगातार जो खून है इसका प्रवाह होते रहता है, तो कुछ समय के बाद ही दोस्तों जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है इनकी सहायता से उस जगह पर ब्लड क्लॉट बन जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, ताकि हमारा जो शरीर है इससे ज्यादा मात्रा में खून जो है ये प्रवाहित ना हो सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये जो प्रोटीन है इनका निर्माण यकृत में होता है, और विटामिन की सहायता से इनका निर्माण होता है। किस विटामिन की सहायता से होता है? तो विटामिन के की सहायता से इन दोनों प्रोटीन का निर्माण होता है। और विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने में भी सहायक प्रोटीन है। और सामर्थ्य दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो रक्त का जो थक्का है ये कितने समय में बन जाता है? तो लगभग मात्र 2 से 5 मिनट के अंदर ये जो रक्त का थक्का है ये बन जाता है। और रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है दोस्तों? तो जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये बिल्कुल ही अनिवार्य प्रोटीन है रक्त का थक्का बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड में कितने ग्रुप यानी कि समूह पाए जाते हैं? तो दोस्तों मानव रक्त में कितने ग्रुप पाए जाते हैं, कितने समूह पाए जाते हैं? तो इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? तो दोस्तों ए बी और ओ, इस प्रकार से 4 ब्लड ग्रुप जो हैं ये मानव में पाए जाते हैं। अब दोस्तों इनकी क्या खासियत है, इनकी क्या विशेषता है और कैसे ये ब्लड ग्रुप होते हैं इनको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए जो होता है इसमें दोस्तों एंटीबॉडीज बी टाइप की पाई जाती हैं, और जो एंटीजन है ये ए टाइप के पाए जाते हैं। वहीं ब्लड ग्रुप अगर हम बी की बात करते हैं तो इसमें अपोजिट होता है। इसमें एंटीजन जो है ये दोस्तों बी टाइप के पाए जाते हैं, और एंटीबॉडीज जो है ये ए टाइप की पाई जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं, और एंटीजन जो है ये ए और बी दोनों टाइप के पाए जाते हैं। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी, ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहलाता है। और इसी के बाद में हम बात करते हैं ग्रुप ओ की। तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसमें दोस्तों एंटीबॉडीज जो है ये ए और बी दोनों टाइप की पाई जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं एंटीजन की तो किसी भी प्रकार का एंटीजन ओ ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता है। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये सर्वदाता रक्त समूह होता है। कौन सा रक्त समूह होता है? सर्वदाता रक्त समूह होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं यानी कि WBC की हम बात कर रहे हैं, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इनका प्रमुख कार्य होता है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना। क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना इसका मतलब क्या होता है? तो हमारे शरीर को रोगों से संक्रमित होने से बचाती है WBC। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं RBCs की। और ये जो RBC है इनका कार्य क्या होता है? तो शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कोशिका से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ये लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो एनेमल को कठोर बनाता है? तो
तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर एनेमल क्या है। तो जो एनेमल है ये हमारे दांत की सबसे बाहरी परत होती है और ये जो एनेमल है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होती है। क्या होती है? हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है एनेमल। और इसको कठोर कौन बनाता है? तो जो फ्लोरीन तत्व है ये एनेमल को कठोर बनाने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा संचय जो है ये वसा यानी कि फैट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो फैट के रूप में होता है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर जान लेते हैं कि 1 ग्राम वसा के टूटने पर कितने कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। तो 9.1 कैलोरी ऊर्जा जो है ये 1 ग्राम वसा के टूटने पर हमें मिलती है। बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने पर हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? तो वसा यानी कि फैट से मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो ऐसा कौन सा अंग है दोस्तों जो रोगाणुओं का नाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो ये जो लीवर है हमारे शरीर का, यकृत, ये हमारे शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। चलिए दोस्तों, हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यकृत जो है इसमें दोस्तों फुकर सेल पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं और इसी के लिए दोस्तों जो शरीर का पुलिस रक्षक है ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यकृत के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है? तो जो गुणसूत्र होते हैं यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं इन पर जीन जो पाए जाते हैं इनकी उपस्थिति का क्रम क्या होता है दोस्तों? तो ये जो जीन है ये रेखाकार स्थिति में पाए जाते हैं। किस स्थिति में पाए जाते हैं? तो रेखाकार स्थिति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और दोस्तों क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक किस अम्ल का प्रयोग दांतों को साफ करने में करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप इसको पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले आप सभी को मिल सके और कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और दोस्तों इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।